हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आपके लिए लाया हूं हिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, हिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 20 सवाल, 20 मोस्ट इंपोर्टेंट 2 नंबर और 3 नंबर का सवाल पढ़ने वाले हैं। मैं जो सवाल गेस किया हूँ, मुझे बहुत उम्मीद है इनमें से बहुत क्वेश्चन टैली करेगा। आपको विश्वास अगर नहीं होता तो मत पढ़े, अलग बात है। लेकिन अगर आपको लगता है क्या सर इन सवाल में से कोई सवाल एग्जाम में आएगा, तो अगर आपको लगता है तो मैं बोलता हूं कि अगर इससे अच्छा एकदम प्योर घी वाला सवाल अगर आपके पास तो उसी को याद कर लीजिए। लेकिन एक बार इसको जरूर पढ़ के आना, पक्का मैं बता रहा हूं। और एक बात और मेरी सुनो ध्यान से, बहुत जल्दी मैं वो भी क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा जो डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। सच बता रहा हूं, पहले इसको याद कर लो और इसी से क्वेश्चन टैली करेगा। तो अभी से याद कर रखो और इसी में से सवाल सब रहेगा जो मैं बताऊंगा, इसी में से सारा सवाल रहेगा। वो मेरा सेकंड और सबसे फाइनल गेस होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल है, क्या है? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या बाधाएं थी? क्या ये सवाल आपको याद है? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण ऑस्ट्रिया के शर्त पर हुआ था। क्या हुआ था? एकीकरण ऑस्ट्रिया के शर्त पर हुआ था क्योंकि इटली एवं जर्मनी के प्रांतों पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था, हस्तक्षेप था। ऑस्ट्रिया को इटली और जर्मनी से बाहर करके ही दोनों का एकीकरण संभव था। दोनों राष्ट्र ने ऑस्ट्रिया को बाहर निकालने के लिए विदेशी सहायता लिया। क्या बोला जा रहा है? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? तो ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? बोला जा रहा कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया के शर्त पर हुआ था। जो इटली का जो एकीकरण हुआ था, जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था, वो ऑस्ट्रिया के शर्त पे हुआ, क्योंकि इटली और जर्मनी के प्रांतों पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था, है ना। दोनों प्रांत पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था, उसका हस्तक्षेप था। ऑस्ट्रिया को इटली और जर्मनी से बाहर करके ही दोनों का एकीकरण होना संभव था। तो दोनों राष्ट्रों ने ये सोचा कि इटली को ऑस्ट्रिया को बाहर निकालने की विदेशी सहायता लिया। ठीक है, यानी कि मतलब हुआ कि इसका अगर वो हटा, उस देश से हटा, वहाँ से उस बाधा से हटा, तब जाके दोनों का एकीकरण, यही इसका फायदा है। दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य है? नमक के व्यवहार को देखो, सब्जेक्टिव सवाल पढ़ोगे तो आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। ठीक है, किसी बंदे ने बोल रहा था नमक के व्यवहार के उत्पादन पर सरकारी नियंत्रण था। जो नमक उत्पादन होता है, जब हम लोग खाते हैं पहले, तो नमक उत्पादन में सरकार का कंट्रोल था, अभी भी है। गांधी जी ने इसे अन्याय मानते थे, इसे समाप्त करना चाहते थे, इसलिए कानून भंग कर उन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए निश्चित किया। ठीक है, कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। नमक कानून भंग करने के लिए 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 सिपाहियों के साथ, कितने? 78 सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा यानी कि नमक यात्रा के लिए निकले और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने समुद्र के पानी से नमक तोड़ा। एक्चुअली यहाँ पे 6 नहीं बल्कि 5 अप्रैल को पहुंचे थे। 6 अप्रैल को कानून तोड़ ही दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखना 5 अप्रैल को पहुंचे थे, या तो डायरेक्ट लिखना कि 6 अप्रैल को पहुंचकर नमक कानून को भंग किया था। ठीक है, तो 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी जो है पहुंचे थे दांडी, और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून को तोड़ा, भंग किया। इसी के साथ नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ हो गया। तो सवाल बनता कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930 में शुरू हुआ। दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930। ठीक है, और 12 मार्च को शुरू हुआ था, 5 मार्च को पहुंचा, 6 मार्च को नमक कानून भंग किया। कितना मार्च को? 6 मार्च को। कितने लोग गए थे? 78 लोग गए थे, 78 सहयोगी के साथ। ठीक है, और खुद एक गांधी जी भी थे, यानी कि 79 हो गया फिर टोटल देखा जाए तो। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया? जो औद्योगिकरण हुआ तब मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया? औद्योगिकरण बोलते हैं जो अभी जो नई नई तकनीकें आ रही है, नई नई जो सामान ईजाद, जैसे खेत में काम देखे, पहले हाथ से धान गेहूँ करता था, अब मशीन से कर रहा था, मजदूर के लिए जीवन पर प्रभावित हुआ ना। तो वही बोला जा रहा, औद्योगिकरण से तात्पर्य देश में उद्योगों को बढ़ावा, उद्योग का तो बढ़ावा दिया जाना है इसमें, उसमें मशीनों के माध्यम से उत्पादन होना, है ना, पर उत्पादन को श्रेय देना दिया जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाता है। जैसे सूती वस्त्र का निर्माण, लौह इस्पात, कागज आदि औद्योगिकरण के ने वृहद स्तर पर उत्पादन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। इस प्रकार हम कह सकते हैं, देख सकते हैं कि जो काम 100 आदमी मिलकर कर सकता था, यहाँ पे तो स्पेस दे देना, ठीक है, लिखना। तो जो काम 100 आदमी मिलकर कर सकता था, वह काम 1-2 मशीन ही कम समय में कर दे रहा। अतः औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका पर बुरा प्रभाव डाला। बिल्कुल, कि अगर औद्योगिकरण नहीं होता तो हम जान रहे उद्योगों का विकास मतलब बढ़ावा नहीं मिल पाता, कम होता। लेकिन मजदूर लोग जो ना, उन लोग का आजीविका में
आजीविका पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि रोजगार खत्म हो गया। जहाँ पे 100 मजदूर लगते थे, 100 मजदूर लगते थे, अब 2 ही मशीन मिलकर काम कर दिया, तो 2 मशीन को चलाने वाला 2 से 3 4 मजदूर रहेगा, और कौन रहेगा? बाकी 99 96 95 मजदूर हो गया बेरोजगार, है ना। यही है औद्योगिकरण होने का सबसे बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा उस पर। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? तो देखिए, पहला कारण है सभी क्रांतिकारी प्रतिक्रियावादी और निरंकुश शासन की समाप्ति चाहते थे, है ना। क्यों 1848 के फ्रांसीसी क्रांति का कारण क्या था? तो जितने सभी प्रतिक्रियावादी थे, सभी और निरंकुश शासन की समाप्ति चाहते थे। ये उदारवाद और राष्ट्रवाद के क्या थे? समर्थक थे, अपने देश से प्रेम करते थे। वे वैधानिक शासन की मांग करते थे कि यहाँ कानूनन कुछ कानून बना जाए, है ना। वैधानिक शासन की मांग करते थे। इटली और जर्मनी के क्रांतिकारी एकीकृत राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे। क्या करते थे? इटली और जर्मनी में क्रांतिकारी एकीकृत राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे। अन्य स्थानों से निरंकुशवाद से स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा मुख्य मुद्दा बन गया, ठीक है। तो यही कारण था फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण। आगे पढ़ते हैं। लेनिन का देखो, ये मत सोचना, ये गुमान में मत रहना कि सर लास्ट में जो दीजिएगा वही याद करेंगे, काहे अभी परेशान करा रहे हैं, ठीक है। हम समझ रहे हैं आपकी भावनाओं को, लेकिन अभी याद कीजिए, इसी में से सवाल आएगा और आप ना फिर बोलना मत सर टाइम नहीं है। लेनिन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मतलब कहने का मतलब ये है, जो सवाल आएगा उनमें से वो सवाल पक्का रहेगा जो मैं दूंगा, ठीक है। और ये सवाल रहेगा, जैसे होता ना 5 में 2 बनाइए, तो 2 है जो आप बना लीजिएगा जो मैं दूंगा, लेकिन हो सकता है वो याद ना हो, ये सब याद हो जाए तो ये सब भी तो रह सकता है, ठीक है। मिलेगा। लेनिन का जन्म, लेनिन के बारे में बताना है। लेनिन का जन्म 1870 में कहाँ हुआ था तथा मृत्यु 1924 में हुआ था। लेनिन नाजी, देखो यहाँ पे स्पेस छूट गया, नहीं छोड़ा गया। लेनिन जो है नाजी जारशाही का विरोधी और मार्क्सवाद का समर्थक था। 1917 में उसने स्विट्जरलैंड से रूस वापस आकर बोल्शेविक दल का नेतृत्व किया। किसने? बोल्शेविक दल का नेतृत्व किसने किया? लेनिन ने किया। अप्रैल थीसिस ने उसने बोल्शेविक दल के उद्देश्य और कार्यक्रम स्पष्ट किए। तो अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? लेनिन ने तैयार किया। उन्होंने शांति और रोटी की व्यवस्था की। देखो ये सवाल बना था ना ऑब्जेक्टिव में, शांति और रोटी की व्यवस्था किसने की थी? लेनिन ने की था। तो बहुत सारे बच्चे गड़बड़ा रहे थे। शांति रोटी का, तो शांति रोटी वो वाला ना सोना जो खूनी रविवार वाला रोटी 2, है ना। शांति एवं रोटी की व्यवस्था किया। ट्रॉट्स्की के सहयोग से लेनिन ने करेंस्की की स्थापना की। देखो कितना सारा सवाल ऑब्जेक्टिव वाला आ रहा। करेंस्की की स्थापना किसने की थी? लेनिन ने की थी। किसकी सहायता से? ट्रॉट्स्की की सहायता से। तो जो आप ऑब्जेक्टिव में जाना उसी को सब्जेक्टिव बना दीजिए ना। बोल्शेविक जिनका प्रधान वहास्यवय था। इस प्रकार रूस में सर्वहारा वर्ग की सरकार बनी। सत्ता की बागडोर संभालने के लिए लेनिन ने रूस में नव निर्माण का कार्य शुरू किया। तो जहाँ जहाँ पे स्पेस नहीं छूटा हो, मैं इसका पीडीएफ भेजूंगा ना, तो स्पेस आप छोड़ दीजिएगा, नहीं तो फिर हम देखेंगे अगर हम पीडीएफ स्पेस करके भेजेंगे ऐसा हुआ तो। खूनी रविवार क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। खूनी रविवार 1904 में 4 तक बढ़ती हुई महंगाई के कारण श्रमिकों की स्थिति दयनीय हो गई थी। क्या हो गई? एकदम दयनीय हो गई थी। उनकी वार्षिक मजदूरी में 20% की गिरावट आ गई थी। अतः वस्तु स्थिति में सुधार लाने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग की हड़ताल में 1 लाख से ज़्यादा लोग जो है श्रमिक ने भाग लिया। क्या? हड़ताल पे बैठ गए लोग, ठीक है। और 1 लाख से ज़्यादा लोग जो है श्रमिक ने भाग लिया था। ऐसे ही परिस्थिति में 9 जनवरी 1905 को जैसे होता ना धरना कर रहे थे, अभी सुने किसान आंदोलन, सुने किसान आंदोलन करते करते सब चला गया दिल्ली के मेन रास्ते पे चला गया। तो सुने बहुत सारा आंदोलन होता रहता हमारे देश में भी। तो उसी तरह से हड़ताल में बैठ गया। और एक दिन आया 9 जनवरी 1905 को, रविवार के दिन था। अंग्रेजों की सेना ने अंधाधुंध गोली चलाई। क्यों? क्योंकि पीटर्सबर्ग का जो महल था, रोटी 2 नारा लगाते हुए सब लोग जा रहे थे। तो अंग्रेजों की सेना ने देखा, रे बाप रे कौन आ रहा है, तो अंधाधुंध गोली चला दिया। और निहत्थे मजदूर कुछ, तो हड़ताल करने वाला मजदूर के पास गोली कहाँ से रही? जैसे कैसे, मतलब ये जो घटना जो है ना सेम टू सेम जलियांवाला बाग हत्या टाइप का लग रहा है। पूरा अंधाधुंध गोली चला दी, मतलब पूरा खून लाल हो गया पूरा रोड। हजारों लोग मारे गए, अनेकों लोग घायल हो गए। और इसी घटना को खूनी रविवार, क्योंकि उस दिन रविवार था, ठीक है। तो 9 जनवरी 1905 के दिन था। सेंट पीटर्सबर्ग, क्या नाम है इसको, महल की ओर जा रहा था। तो ये आप लिखिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा ना? चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। मेजनी कौन था? मेजनी के बारे में लिखने, ये सवाल कब लिखना है ऐसे छोटा वाला? जब आएगा 2 नंबर में 3 नंबर में, तब लिखना है इतना सारा। कम से कम इतना तो लिखना है, मेजनी कौन था, तो इतना तो लिखना मांगता है ना। मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा बोला जाता है। वाह गजब का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकता है कि इटली के एकीकरण का मसीहा किसको बोला जाता है? मेजनी को माना जाता है। वह दार्शनिक था, लेखक भी था, राजनेता भी था, गणतंत्र का समर्थक भी था और कर्मठ कार्यकर्ता था। ओ माय गॉड, मतलब दार्शनिक था, फिलोसोफर भी था, लेखक था, राजनेता
नेता था और गणतंत्र का समर्थक भी था, मतलब अपने देश से मोहब्बत भी करता था और कर्मठ कार्य करता था। आरंभ में वह बेरोजगारी का सदस्य कार्बोनरी का शुरू में कार्बोनरी का सदस्य बना, है ना। गणतंत्रवादी विचारों के प्रचार के लिए उसने यंग इटली 1831 में स्थापना किया और यंग यूरोप की स्थापना 1934 में की। तो कितना मोस्ट सवाल यहाँ बना दिया है। आप जब एग्जाम में लिखना ना तो बस डायरेक्ट मत लिख देना यंग इटली यंग यूरोप की स्थापना की, डेट भी लिखना। उसने 1831 में यंग इटली की स्थापना की तथा 1834 में यंग यूरोप की स्थापना की। जब आप डेट लिखोगे ना सब्जेक्टिव में तो बंदा ना जो कॉपी चेक करेगा एकदम फटाफट नंबर देगा, लगेगा हाँ बंदे में कुछ दम है। अगर आपके कॉपी एकदम अच्छे तरीके से चेक होता है तो मेटरनिक के पतन के बाद उसने इटली में गणतंत्र की स्थापना का प्रयास किया, किंतु इसमें विफल हो गया और इटली से प्लान करके मतलब इटली से हट गए। देखो हम स्पेस छोड़ कर आपको भेजेंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। तो ये था मेजनी के बारे में। तो कितना हल्का सवाल। मेजनी कौन था? मेजनी जो है इटली के एकीकरण का मसीहा बोला जाता। वह दार्शनिक था, लेखक था, राजनेता था, गणतंत्र का समर्थक था, कार्यकर्ता था। वह सबसे पहले कार्बोनेट सदस्य में शामिल हो गया था। गणतंत्र विचारवादी विचारों के प्रचार के लिए उन्होंने यंग इटली की स्थापना की 1831 में, फिर यंग यूरोप 1834 में यंग यूरोप की स्थापना की। मेटरनिक के पतन के बाद उन्होंने इटली में सोचा कि हम गणतंत्र स्थापित करें, लेकिन ऐसा हो ना पाया और वो इटली से प्लान कर गया। ये सवाल आपको कैसे होगा, जैसे मैं समझा रहा ना वैसे ही आप किसी दीवार को कम से कम समझाओ बैठ करके। पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें निजी संपत्ति और निजी लाभ के अवधारणा को मान्यता दिया था, मतलब प्राइवेट वाला। प्राइवेट पूंजीवाद क्या है? प्राइवेट काम, मतलब प्राइवेट काम को बढ़ावा देना। तो पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें निजी संपत्ति मतलब प्राइवेट पैसा लगता है, अपना पैसा लगता है, सरकार का पैसा नहीं लगता है, और अपने लाभ के लिए आवाम जाए भाड़ में, है ना, जनता जाए भाड़ में, अपना खाली पेट भरना चाहिए। ये होता है पूंजीवाद की भावना, ऐसे सोच होता है, ठीक है। आधार के वो मान्यता दिया जाता है। इस व्यवस्था में पूंजीपति वर्ग के लोग जैसे टाटा, बिरला, ओ माय गॉड, डालमिया, अंबानी परिवार इत्यादि आते हैं। मतलब जो भी है पूंजीवाद मतलब क्या है? प्राइवेट। जैसे जियो का सिम कार्ड है, जियो का क्या है? अपना फायदा के लिए पहले शुरू फ्री किया, सबको लत लगा दिया जियो नेट चलाने का। अब लो इतना, अब तो नेट नहीं भराएगा तो बंदा को नींद ही नहीं आएगा, ऐसा हो गया। अब तो खैर मतलब एक अंग बन गया है, नेट नहीं रहेगा तो बच्चा पढ़ेगा भी नहीं, ये मतलब ऐसा हो गया। एक तरफ से माना जाना तो अंबानी ने बहुत अच्छा काम भी किया, और अगर बोला तो बहुत बुरा भी काम किया, कुछ ही बोल सकते। क्योंकि बुरा इसलिए किया क्योंकि सब नेट फ्री हो गया, सब जो मन तो कर रहा, कुछ ये देख रहा, कोई कुछ जो मतलब फालतू काम भी कर रहा, और जो पढ़ रहे हैं उसके लिए तो वाह वाह क्या बात है, मेरे तरफ से धन्यवाद। आप इसमें लोग अपने पूंजी के सहारे किसी सामान को स्टॉक कर अपनी दर पर निर्धारण करते हैं। जो पूंजीवाद शासन होता है ना, तो कोई भी सामान का जो रेट कितना कैसे होना चाहिए अपने हिसाब से अपने फायदा ले करके उसका कीमत करता है कि इसका कीमत इतना होगा, जिससे उससे अधिक से अधिक लाभ हो पाए। पूंजीवादी के कारण ही कालाबाजारी भी होता है, तो पूंजीवादी के कारण ही तो कालाबाजारी उत्पन्न हुआ, है ना। मतलब सामान है 10 रुपये का, आपको दे रहा है 20 रुपये में, क्या हो रहा? कालाबाजारी, क्योंकि पूंजीवादी शासन है। अब भारत में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों, इसलिए भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो समझ में आ गया, पूंजीवादी मतलब प्राइवेट को बढ़ावा देना, प्राइवेट में जो काम हो रहा है ना उसके बारे में विस्तार से बताइए, अब वही पूंजीवादी कहलाता है, ठीक है। चलिए, हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। हिंद चीन में आने वाली यूरोपियों में पुर्तगाली, डच, यूरोप, देखो कौन कौन है? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी थे। इनमें से केवल फ्रांस में ही भूभाग पर राजनीतिक प्रभुता कायम रखने में सक्रिय था। 1747 में फ्रांस ने व्यापार के उद्देश्य से अन्नाम के साथ राजनीतिक संबंध बनाया। 1787 में फ्रांसीसी सहायता से कोचिन चीन राजा विद्रोह दबाव में विफल हो गया, फलता दोनों में संधि हो गई। 19वीं सदी में प्रारंभ में अन्नाम और कोचिन चीन में फ्रांसीसी पादरियों के विरुद्ध उग्र आंदोलन छिड़ा और फ्रांस ने सैन्य बल पर 1862 में अन्नाम को संधि के लिए बाध्य किया। 1863 में कंबोडिया भी फ्रांस का संक्षिप्त राज्य बन गया। कब? कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? 1863 में, याद करना। 1873 में फ्रांस ने तो चीन के कुछ भागों पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली। 1884 में फ्रांस ने अन्नाम को अपना संरक्षित राज्य बना दिया, है ना, 1884 में, ठीक है। कंबोडिया को बनाया था फ्रांस का संरक्षित राज्य 1863 में। और यहाँ पे बोला क्या जा रहा कि फ्रांस ने अन्नाम को संरक्षित राज्य बना दिया, किसको? 1884 में। 1893 में फ्रांस ने लाओस के रूप में एक नया फ्रांसीसी संरक्षित क्षेत्र बनाया, जिसमें 1904 ईस्वी में कुछ और क्षेत्र जुड़ गए। इस प्रकार 20 शताब्दी में प्रारंभ होते होते संपूर्ण
हिंद चीन फ्रांस के अधिकता मतलब हिंद चीन फ्रांस ये तीनों मिलकर बहुत बड़ा एक राष्ट्र बना लिया। ठीक है, बस इसको पढ़ना है। कब देखो अब बोले सर इतना लंबा कैसे याद करेंगे, सर रोने मत लगिएगा। ठीक है, इतना लंबा कैसे याद करेंगे, देखो अरे कम से कम 1 से 2 बार पढ़ तो लो, कहानी पढ़ लो। इस अगर सवाल खुदा ना खास्ते सवाल आ गया तो क्या करोगे, पढ़ोगे 1-2 पॉइंट याद रहेगा तभी ना घुमा फिरा करके लिखोगे। तो पढ़ तो लो, कम से कम पढ़िए, कम से कम नहीं पढ़िएगा तो कैसे कहोगा। आज देखो यहाँ बोला छापा खाना यूरोप में कैसे पहुंचा, इसका भी देखो लंबा कहानी, तो पढ़िएगा तो होगा। मुद्रण कला के आविष्कार और विकास के श्रेय चीन को जाता है। मुद्रण कला किसको, मुद्रण कला और विकास का श्रेय किसको जाता है, चीन को जाता है। यह कैसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, टाइपो कुछ और लिखा हो, टाइपो द्वारा मुद्रण कला का आविष्कार होता है। तो पूरब में ही हम इसको सुधार के लिख देंगे, ये पता नहीं क्या लिखा हो, मूवेल या पी मूवेबल है, पी मूवेबल। ठीक है, परंतु इस कला का विकास यूरोप में अधिक हुआ था, यूरोप में ज़्यादा हुआ। लकड़ी के ब्लॉक द्वारा होने वाले मुद्रण का समरकंद, पर्सिया, सीरिया मार्ग, रेशम मार्ग से व्यापारी द्वारा यूरोप सबसे पहले सर्वप्रथम रोम में प्रविष्टि। 13वीं सदी के अंत में रोमन मिशनरी एवं मार्को पोलो द्वारा ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुंचे। वहां इस कला का प्रयोग ताश खेलने एवं धार्मिक चित्र छापने के लिए किया गया। सबसे पहले जो किया गया था किसके लिए, ताश खेलने के लिए, धार्मिक चित्र छापने के लिए किया गया था। रोमन लिपि में अक्षरों की संख्या कम होने के कारण लकड़ी तथा धातु के बने मूवेबल टाइप का प्रसार तेजी से हुआ। इसी बीच कागज बनाने की कला 11वीं सदी में पूरब से यूरोप पहुंची। ठीक है, कब यूरोप कब पहुंची, 11वीं सदी में। 1336 में ईस्वी में प्रथम पेपर मिल स्थापना जर्मनी में हुई, है ना। छापा खाना का आविष्कार जर्मनी के गुटेनबर्ग ने 1450 में किया। तो याद करिएगा कि छापा खाना का आविष्कार गुटेनबर्ग ने कब किया था, 1450 में, और जर्मनी में। आपको पता है गुटेनबर्ग का जन्म भी जर्मनी में हुआ था। अक्टूबर क्रांति किसको बोलते हैं, देखो अक्टूबर क्रांति या रूसी क्रांति किसको बोलते हैं, 1917 में जो हुआ था। कि रूस की महान क्रांति को अक्टूबर क्रांति कहते हैं। रूस में एक राजनीतिक संरचना स्थापित की थी, लेकिन गलत सलाहकारों के कारण जार की स्वेच्छाचारिता बढ़ती गई। जनता की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई। कृषकों के पास पूंजी का अभाव था, मतलब जितना शिकवा शिकायत कर दीजिए। ठीक है, तथा करों के बोझ से, टैक्स के बोझ से वे लदे हुए थे ना, दबे हुए थे, होना चाहिए था। ठीक है, ऐसी विषय परिस्थिति में क्रांति के अलावा दूसरा कोई विकल्प न था। और 1917 में क्या हुआ, रूस में यह क्रांति संपन्न, मतलब कि अक्टूबर क्रांति जो 1917 में जो हुआ था, महान क्रांति, कारण ये था कि जो रूस में जो राजनीतिक जो संरचना थी ना, राजनीतिक जो संरचना जो स्थापित की गई थी वो गलत सलाहकारों के आधार पर की गई थी। तो जब गलत सलाहकार के आधार पर की गई थी तो वहाँ के जो जनता था, जो कृषक था, उनके पास क्या हो रहा था, स्थिति अब स्वेच्छाचारी बढ़ती गई। मतलब जार का कारण जार की स्वेच्छाचारिता, मतलब जो चाहते थे राजा पर, जो रूस के जो जार था, जो चाहते थे वो करते थे, ज़्यादा टैक्स लेते थे। ठीक है, कृषक के पास पूंजी का तो ऐसे किसान लोगों के पास तो पूंजी ऐसे कम होता है ना, पूंजी का अभाव था, टैक्स के बोझ से दबे हुए थे। तो ऐसी स्थिति में उसके पास कुछ दूसरा विकल्प नहीं था, बस उन्होंने क्या किया, क्रांति शुरू कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या परिणाम है, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हुआ, सामाजिक सुधार आधार का विस्तार हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में हुआ ना, वही है। ठीक है, समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण हुआ, महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में प्रवेश मिला, ब्रिटिश सरकार का कांग्रेस समानता के आधार पर बातचीत हुई। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 2 कारणों का, पहला कारण यहाँ पे लिखना है गुप्त समझौता प्रणाली, पहला कारण है। प्रथम विश्व युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण कारण था गुप्त समझौता, मतलब चुपचाप गुप्त प्रणाली, जिसका विकास फ्रांस और पर्सा के युद्ध, सॉरी यहाँ पे देखो स्पेस छोटा नहीं है, छोड़ देंगे, फ्रांस और पर्सा के युद्ध के बाद हुआ था। इसने धीरे धीरे यूरोप की शक्तियों को 2 विरोधी गुटों में बांट दिया। तो समझ में आ रहा, प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या था, सबसे पहला कारण था गुप्त समझौता, मतलब चुप करके समझौता हुआ करता था। तो सबसे पहला का हुआ था महत्वपूर्ण गुप्त समझौता। कारण क्या हुआ, जिसका विकास फ्रांस और पर्सा के युद्ध के बाद हुआ था। इसने धीरे धीरे यूरोप की शक्तियों को 2 विरोधी गुट में बांट दिया, यूरोप की शक्तियों को, है ना। साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, 19वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में यूरोपीय देशों के बीच समाजवादी प्रतिस्पर्धा ने तनाव वातावरण तैयार किया, जिसके परिणामस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। विश्व बाजार क्या है, विश्व बाजार क्या है, वैसा बाजार जहां विश्व के सभी देशों की वस्तुएं आम लोग भी खरीद सकते हैं, उपलब्ध है वहां पे, वैसे बाजार को विश्व बाजार कहते हैं। मतलब एक ऐसा मार्केट जहां पे दुनिया के तमाम चीजें वहां पे मौजूद हो और कोई भी आम आदमी वहां पे जाकर के उस सामान को खरीद सकता है। हम भी खरीद सकते हैं, आप भी खरीद। जैसे भारत में देखा जाए मुंबई एक है विश्व बाजार है, क्योंकि मुंबई में जो बहुत सारे देशों का वहाँ पे मार्केटिंग होता है, बहुत सारे देश का वहाँ पे कंपनियाँ हैं, वही भी मतलब विश्व बाजार मतलब ये मत समझिएगा तुम्हारा ब्लॉक वाला मार्केट नहीं समझिएगा, है ना। विश्व बाजार मतलब बड़ी बड़ी कंपनियाँ आई हुई है, अपना मार्केटिंग कर रही है। ठीक है,
जैसे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई लीजिए, मुंबई को कहा जाता है। यह सब विश्व बाजार है। औद्योगिक क्रांति फैलाव के कारण ये बाजार का स्वरूप मतलब औद्योगिक क्रांति सबसे ज़्यादा है, इसीलिए भारत की राजधानी को विश्व आर्थिक राजधानी कहते हैं ना, वित्तीय राजधानी बोलते हैं। पांडुलिपि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पांडुलिपि मुद्रण कला के आविष्कार के पूर्व हाथ के विभिन्न पत्रों को चित्रों द्वारा उपयोग की लिखाई करने की प्रक्रिया को पांडुलिपि कहते हैं। मतलब जब मुद्रण कला जब आविष्कार नहीं होता ना, तो उससे पहले लोग हाथों से चित्र बनाते थे, हाथों के द्वारा विभिन्न प्रकार के चित्र बनाते थे और लिखते भी थे। तो जो हाथ से मतलब मुद्रण कला के आविष्कार होने से पहले जो लोग अपने हाथों से लिख करके अपने हाथों से जो चित्र बनाते थे, उसी कला को पांडुलिपि कहते हैं। पुरानी बातों के संबंध में ज्ञानार्जन करने के लिए इसका उपयोग मतलब पुरानी बातों के ज्ञान। अब देखो, अब पांडुलिपि का इस्तेमाल क्यों करते हैं? अब पांडुलिपि लिखा हुआ है, ठीक है, तो पांडुलिपि आपका उपयोग क्या करता है? जैसे अब कुछ पुरानी चीज़ लिखा हुआ है, बहुत पुरानी चीज़ लिखी हुई है, तो अब उसको पढ़ेगा ना, क्या शुरू में क्या आदमी कैसे लिखते थे, क्या करते थे, तो पुरानी बातों को जानने के लिए इसको पढ़ा जाता है। बिहार में किसान आंदोलन का टिप्पणी लिखी, तो लंबा हो जाएगा, लेकिन बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सवाल मिलने वाला। मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। बिहार किसान आंदोलन 1917 के चंपारण हुआ था। सबसे पहले 1917 चंपारण में महात्मा गांधी आया था, तो ठीक है। यह आंदोलन उस व्यवस्था के खिलाफ था जिसने प्रत्येक किसान को भूमि 3/20 मतलब 3 कठिया जिसको बोलते हैं, 3 कठिया हिस्से पर नील की खेती करते हैं। नील की खेती आपको पता होना ना, नील की खेती के लिए जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, इस उपज को अत्यंत कीमत पर इसके द्वारा ले लिया जाता था। व्यापार के घाटे को किसान को वसूल किया जाता था। लगान भी बढ़ा दी गई थी। चंपारण के राजकुमार शुक्ल 1916 में लखनऊ अधिवेशन में किसानों के परेशानियों के अवगत कराए। कब? 1916। महात्मा गांधी 1916 में सबसे पहले भाषण दिया था। महात्मा गांधी को चंपारण आने के कौन कहा? कौन? देखो बहुत अच्छा सवाल है। महात्मा गांधी को चंपारण आने को कहा कौन? राजकुमार शुक्ल। याद करो, बहुत पॉइंट एकदम बीच वाला सवाल यहाँ पे आ गया। राजकुमार शुक्ल कौन? इन्हीं ने बोला था महात्मा गांधी जी, चलिए महात्मा गांधी जी, चलिए मेरे पापा तो नहीं, चाचा बोलेंगे, है ना, या तो जो भी रिस्पेक्ट से बोलते हैं, तो उसको बोला चलिए मेरे तरफ मतलब चंपारण में ऐसी ऐसी बात हो रही है, हाँ, तो ये उन्होंने ले गया, ठीक है। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह सबसे पहला किसानों को ही शुरू किया और जीता भी है वहाँ पे, है ना, सरकार को झुकनी भी पड़ी। इसके अतिरिक्त 1922 ईस्वी में मुंगेर में शहाबुद्दीन क्या है शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुई थी। 14 मार्च 1928 में बेटा इनके पटना जिले में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा का सभा का स्थापना किए गए थे। देख रहे हैं कौन कौन यहाँ पे बनेगा। 1929 में सोनपुर मेला, दुनिया का सबसे बड़ा मेला, पशुओं का मेला सोनपुर बिहार में, स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। श्री कृष्ण के इसके सचिव बने थे। इस प्रकार बिहार में किसान का आंदोलन, मतलब ये बिहार में किसान का आंदोलन, बिहार में। अगला सवाल है, शहरों के उद्भव में शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका है। मतलब शहरों का जो क्या बोलते हैं उद्भव हुआ, बोले क्या बोले विकासिक हुआ, उसमें मध्यम वर्ग की क्या भूमिका है? तो यह मध्यम वर्ग तो यह शिक्षित अथवा बुद्धिजीवी वर्ग। मध्यम जी अभी भी मिडिल क्लास शिक्षित होता है, ठीक है, और अमीर घराने जो होता है ना वो शिक्षित नहीं होता है। अरे पैसा है बहुत सारा, कौन पढ़ेगा, बाप का तो पैसा है, ऐसे बोलता है। और जो मध्यम वर्ग पढ़ता है, गरीब तो बेचारा गरीब ही है ना, वो कैसे कैसे पढ़ के हो जाता है मध्यम वर्ग बन जाता है, तो अच्छी बात है। तो मध्यम वर्ग पढ़ा लिखा होता है, बुद्धिजीवी, और इसके विभिन्न रूप थे। वैज्ञानिक भी था मध्यम वर्ग, शिक्षक भी था, इंजीनियर, क्लर्क, वकील, चिकित्सा, सब के सब, यही तो होता है मध्यम वर्ग। लेकिन जो होता है अमीर वाला, वो सिर्फ पूंजीपति रहता है, हमारे पास ये है। लेकिन इंजीनियर, शिक्षक, वैज्ञानिक, मतलब सरकारी नौकरी में कौन था? यही सब था। कारखानों के प्रबंधन से लेकर शहर के प्रबंधन तक कार्य इसी वर्ग के हाथों में था। शहर के प्रशासन, शिक्षा व्यवस्था आदि भी इन्हीं के हाथों में था। इसलिए क्या हुआ? शहरों का उद्भव हुआ, मतलब शहरों का विकास हुआ। भूमंडलीकरण के भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? भूमंडलीकरण हुआ तो भारत पर प्रभाव क्या पड़ा? भूमंडलीकरण का प्रभाव भारत पर व्यापक रूप पड़ा। इसके फलस्वरूप भारत में रोजगार का अवसर बढ़ गया, है ना। भारत में अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां खुल गई, आने लगी। विभिन्न तरह के उपभोक्ता सामग्री का उत्पादन होने लगा। सेवा क्षेत्र, जैसे देखते हैं आप ही के गांव में अगर कोई क्रिकेट मैच होने लगे एक हफ्ते तक, तो आप बोले अरे चल इतना सारा आदमी आता है, चलो बेचेंगे, ये बेचेंगे, वो बेचेंगे। देखिएगा ठेला वाला खूब आने लगता है, मतलब बिक्री बढ़ने लगता है। तो वही होता है ना, भूमंडलीकरण कारण यही हुआ था। अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनी भारत आने लगी, सामग्री उत्पादन करने लगी, यहाँ पे आके यही कारखाना खोल लिया। चलो उतना दूर से क्यों लाएंगे, टैक्स से होगा, ये होगा, यही कारखाना खोल लिया। सेवा क्षेत्र में काम कर रही। भूमंडलीकरण के फलस्वरूप शिक्षा, स्वास्थ्य, बेहतर विकल्प उपलब्ध हुए, है ना। हम इसके उत्पादों का प्रयोग कर रहे हैं। भूमंडलीकरण कारण भारत में लोगों के जीवन स्तर काफ़ी सुधार आ गया, इसका जीवन शुद्धि। तो भूमंडलीकरण के कारण हम लोग बहुत कुछ उपयोग भी कर रहे हैं अनेक देशों का। इसी कारण जो अनेक देशों का सामान, जैसे ओप्पो यूज कर रहे हैं, रेडमी मोबाइल यूज कर रहे हैं, सैमसंग, कारण क्या है? भूमंडलीकरण के कारण तो उपयोग कर रहे हैं। औद्योगिकरण से क्या समझते हैं? औद्योगिकरण का अर्थ होता है जिसमें उद्योग को बढ़ावा देना, मतलब नया नया चीज़
उत्पादन होना, आविष्कार होना। मशीनों के माध्यम से उत्पादन प्राथमिकता दी जाती है, जैसे सूती वस्त्र, कपड़ा निर्माण, लौह इस्पात, है ना, ये सब क्या है, औद्योगिकरण का ही क्रिया आगे बढ़ाता है। और आखिरी सवाल में दम जा रहा, आखिरी सवाल में, ठीक है, सुन लो मेरे आखिरी सवाल। 1929 में आर्थिक संकट के कारण, आर्थिक संकट 1929 में आया था, आपको पता ना ऑब्जेक्टिव में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी पूंजी के प्रवाह में कमी आई थी, अतः अमेरिकी कर्ज पर आश्रित देशों के लिए संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, महामंदी आ गई थी 1929 में। गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी के औद्योगिक से औद्योगिक उत्पादों का खरीदार भी घट गया, इसका प्रभाव उद्योग पर पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात विश्व बाजार में खाद्यान्न की आपूर्ति आवश्यकता से अधिक हो गई, इससे अनाज की कीमत में घटी और खरीदने वाला नहीं रहा। मतलब प्रथम जब विश्व युद्ध हुआ ना, तो विश्व बाजार में खाद्यान्नों की आपूर्ति आवश्यकता हो गई, आवश्यकता से ज़्यादा हो गया, ठीक है। लोग अनाज, मतलब लोग के पास पैसा नहीं रहा तो कहाँ से अनाज खरीदेगा, इसलिए अनाज भी बढ़ गया, है ना, खरीदने वाला भी कोई नहीं था, कीमत घट गया, ये था कारण 1929 का। तो कैसा लगा आपको? मैं कंटिन्यू यहाँ पे 25 मिनट तक एकदम बोल रहा हूँ, आप मेरे को क्या हो रहा हो तो मैं जान रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको ये चाहना, आपको मजा आया तो पहले तो लाइक करो, और दूसरी बात आप उस पर मत रहना कि सर दीजिएगा, लेकिन देंगे डियर, नीचे कमेंट करो, वो चाहिए वो मिलेगा बहुत जल्दी, 2 से 3 दिन में उसको मैं टाइप करूँगा और आपको प्रोवाइड करूँगा। क्योंकि अगर मैं खाली सिर्फ सवाल देता हूँ तो बोलेंगे सर इसका आंसर दीजिए, फिर तो मुझे जान ले लीजिएगा आप लोग, है ना, तो मेरी जान आप लोग ले लेते हैं ऐसे करके, तो आंसर हम दे देंगे, ठीक है, आंसर के साथ देंगे, लेकिन पहले इसको याद कर लो, याद नहीं हो तो कम से कम 1-2 बार पढ़ लो, कम से कम बार बार 3 बार पढ़ लो, क्योंकि कुछ भी अगर आ गया एग्जाम में ये सब, तो कुछ भी पॉइंट याद रहा तो पक्का छाप के चले आओगे, जैसे मैं बताया था कल वाली वीडियो में। ओके, लास्ट करूँ, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।